चलिए जी, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे। बेटा आज हम आपके साथ कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम आपके साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे बेटा इस चैप्टर में है क्या, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। क्या होता है, क्या करना है, व्हाट इज द थिंग। ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। सो आपको सिर्फ इसे थोड़ी देर समझना पड़ेगा कि व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है जी। बेटा समझिए, एज द नेम सजेस्ट, यहां पर क्या करेंगे? कैपिटल। बेटा इसका मतलब in this chapter we are going to decide about the structure of the capital. So that means this chapter will explain us how much amount we should raise from each source. बेटा हर सोर्स से, इंडिविजुअल सोर्सेस से जो हमें पैसा लेना है, बताइए पैसा कौन कौन से सोर्सेज से आता है? देयर आर 3 लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कौन कौन से? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस। तो बेटा तीनों से पैसा तो लेना है, दैट्स फाइन, बट इंडिविजुअल सोर्सेज से कितना कितना पैसा लिया जाए, हर सोर्स कितना पैसा देगा, बेटा वो हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। और इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं मिक्स ऑफ सोर्सेस। कि भैया जितने हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज का मिक्स क्या होना चाहिए। मिक्स मतलब बेटा कितना डेट अमाउंट, कितना इक्विटी और कितना प्रेफरेंस। पहले पॉइंट समझ आया इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? चलो अब एक बात बताओ, आप बिजनेस के ओनर्स कौन होते हैं? हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस? शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। सो हम कहते हैं बिजनेस के ओनर्स होते हैं कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा आप मुझे बताओ, आप काम किसके लिए करते हो? जो ओनर्स होते हैं उनके लिए या बाकी लोगों के लिए? ओनर्स के लिए। तो बेटा ओनर्स कौन है यहां पर? इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो। तो बेटा हमें भी ये जो पूरा चैप्टर करना है, जिस पर्सपेक्टिव से करना है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वो क्या है? हम सब कुछ सोचेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है सर? बेटा बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम क्या करते थे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था पूरे एफएम पढ़ने का? हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं हमेशा, यस और नो। चलो जी, अब आप मुझे बताओ बेटा यहां पर वर्ड क्या है? अब वेल्थ में 2 कंपोनेंट होते थे, याद करो बेटा, आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था क्या क्या। एक होता था हमारा डिविडेंड और दूसरा क्या होता था? कैपिटल गेन या कैपिटल एप्रिसिएशन, यस और नो। चलो अब आप मुझे बताओ बेटा, एक कंपनी जो डिविडेंड बांटती है एक शेयर पे, वो ज्यादा होता है या कैपिटल एप्रिसिएशन? कैन आई से डिविडेंड as compared to the investment is a very small amount? It's a very very small amount, yes or no? So the major wealth that is created for the equity shareholders is out of capital appreciation, yes or no? So that's why in this chapter we are not going to focus over the concept of dividend, rather we will be focusing only on capital appreciation. बेटा इसका मतलब है हम कंपनी को ये सजेस्ट करेंगे दैट दे शुड गो फॉर अ ऑप्शन वेयर देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। आप ऐसा ऑप्शन पे जाओ, आप ऐसा इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट का मिक्स बनाओ जहां पर कैपिटल का एप्रिसिएशन क्या हो? ज्यादा। बट किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, यस और नो। बेटा बताओ कैपिटल एप्रिशिएट कब होती है? How does this capital appreciate? जब हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होगा बेटा, यस और नो। तो हम कहते हैं जब हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, यस और नो। ये जो प्राइस है बेटा, ये प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, यस और नो। ईपीएस, एमपीएस, यस और नो।
सो कैन आई से इस टॉपिक के अंदर जो मेरे पास मेजर ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द एमपीएस फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, यस और नो? बेटा मैं चाहूंगा कि हमारा जो शेयर होल्डर है उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाए इक्विटी का सबसे ज्यादा। तो मैं इस तरीके की सिचुएशंस को फॉर्म करना चाहूंगा या उस ऑप्शन पे जाना चाहूंगा जहां पर हमारा मार्केट प्राइस सबसे मैक्सिमाइज हो जाए। जैसे ही मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज होगा बेटा कैपिटल का एप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल एप्रिशिएट होते ही हमारे पास क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और हमारे पास ये पूरा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, यस और नो? तो पहले बेटा ऑब्जेक्टिव समझ आ गया कि हमें कैसे सिलेक्शन करना है, बोलो जी बोलो। बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा, हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू डू इट, यस और नो? चलो जी यहां तक क्लियर है पहले। फर्दर अब मैं आता हूं नेक्स्ट हिस्से की तरफ, ये क्लियर है पहले बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो सर सुनिएगा, हमारे पास ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? सो फॉर द स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। First part is based on the approach called maximization of MPS. This approach says we will select an option wherever there is maximization of the market price, right? Then there is second part of the chapter in which there are certain theoretical models which have been provided to us. There are 4 models which we have to study in our course. Those 4 models are based on certain assumptions. So obviously you can understand वो बेटा सिर्फ उसी फ्रेमवर्क में काम करेंगे जिस फ्रेमवर्क में वो एडजस्टमेंट्स है। मैं आपको बताता हूं एक एडजस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। देखो बेटा इतने अच्छे मॉडल हैं, वो ना इतने अच्छे हैं सर, सब मॉडल्स की एक कॉमन एजम्पशन, देयर आर नो टैक्स। कितना अच्छा लगा सुन के। बेटा बच्चे कहते हैं सर नो टैक्स मतलब टैक्स का सब्जेक्ट ही नहीं था, ऐसे मन में विचार आते हैं। बिल्कुल बेटा उन चारों मॉडल्स ने एक एसम्पशन कॉमन मानी, क्या? देयर आर, बताओ बेटा देयर आर नो टैक्स, क्या ये आज की डेट में रेलिवेंट है? आज की डेट में तो बेटा टैक्स बाय डिफॉल्ट है और पता नहीं कितने सारे हैं, यस और नो? सो बेटा दैट इज द केस। पहले पॉइंट समझ आया आपको? सो वो चारों मॉडल्स हम करेंगे, बट पहले हम मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। गॉट इट? चलो जी, अब ये तो समझ में आ गया करना क्या है और क्यों करना है, हाउ टू डू इट। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं जरा उस पर फोकस करते हैं। बेटा नाउ फॉर दिस कंपनी विल बी प्रोवाइडेड विद मल्टीपल ऑप्शंस, और आई वुड से यू विल बी प्रोवाइडेड विद मल्टीपल ऑप्शंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। लेट्स से इफ कंपनी वांट्स टू रेज 10 लाख ऑफ रुपीज, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग 2-3 पॉसिबिलिटीज। कंपनी हैज ऑप्शन ए इन विच कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी। लेट्स से कंपनी कहती है हमने 6 लाख इक्विटी से लिया और 4 लाख डेट से लिया, हो गए बेटा 10 लाख टोटल। ऐसे ही कंपनी कहेगी वी हैव प्लान बी, इसमें वो इक्विटी और प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन बना दे, वॉट एवर द कॉम्बिनेशन इज, आई एम जस्ट टेकिंग सम ऑप्शंस। ऐसे ही कंपनी के पास कुछ प्लान सी होगा जिसमें भी फंड्स रेज हो रहे होंगे, राइट? तो पहले बेटा 3 ऑप्शंस हो गए कंपनी के पास। देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट टेकिंग फॉर द टाइम बिंग 3 ऑप्शंस, राइट? अब बताओ ये 3 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शन इंडिकेट कर रहे हैं द फंड्स, टोटल फंड्स विच आर टू बी टेकन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर्स और हु आर द इन्वेस्टमेंट होल्डर्स, आई वुड से, राइट? अब आप मेरी बात जरा बहुत ध्यान से सुनना और आप मुझे बताना। चलो आज हमारा दोस्त वापस आया हमारी क्लास में, तो आज हम वापस से इसको याद करते हैं, बड़े दिन हो गए इसका नाम नहीं लिया था। बेटा ये अमन है ना, अमन यही वाला, देख लो आप, हाँ ये पीछे बैठा बेटा रवि भैया के साथ। तो ये अमन है ना, ये अमन ना मार्केट गया, क्या लेने? पेन लेने, ठीक है? शॉप पर जाके खड़ा हो गया, भैया को कहता है भैया पेन। भैया भी बड़े खुश, भैया ने क्या करा, पेन दिखाया इसको कि ये देख अमन ये रहा पेन। तो अमन ने कहा, इसने 2-3 पेन देखे, एक पसंद कर लिया इसने, एक कहा ये पेन मैंने लेके जाना है। पेन यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है। अब बेटा देखो अमन ना इमोशनल हो गया, वहीं पे एकदम अमन की इमोशंस बाहर आ गए। तो देखो अमन कैसे बातें करता है भैया से, भैया एक बात बताऊं, ये शॉप आपकी अपनी है या रेंटेड है? भैया ने कहा चलो बच्चा क्यूरियस है, बता देता हूं मैं, ऐसी क्या बात है, चलो। भैया ने कहा नहीं मेरी अपनी है। अच्छा
भैया ये जो शॉप में पैसा लगा हुआ है ये आपने लगाया है या लोन पे लिया है? बेटा बताओ भैया इसका क्या करेंगे? लोन दे देंगे? बेटा भैया क्या करेंगे? प्रोडक्ट वापस रख लेंगे कि भाई साहब जाओ? यस और नो? बेटा एक बात बताओ, आप यहां पढ़ने आते हो, क्या आपने कभी पूछा ये प्रीमाइसिस सर अपना है या रेंटेड? नहीं। अच्छा वो बता देते हैं। क्या आपने कभी पूछा कि सर आप ये जो फंडिंग हो रखी है ये कहां से हो रखी है? नहीं पूछा, नहीं बताया ना? नहीं बताया बेटा, सीक्रेट होता है वो। हाँ तो बेटा आप बताओ, अब ध्यान से सुनना, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फिर मैं यहां से कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। बेटा एज अ कस्टमर डू यू केयर अबाउट हाउ द फंड्स हैज बीन रेज्ड? एज अ कस्टमर we never require about understanding of the funds to be raised. Yes or no? We are mainly concerned with the product or the services being given by the organization. Yes or no? So बेटा हर कोई पता है, हर कोई चाहता है सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ट हो। Yes or no? No one cares कि वो पर्सन काम कैसे कर रहा है, उसने पैसा कहां से लाया, क्या सोर्सेज है क्या नहीं है। Yes or no? So that is the concept. बेटा we say that the EBIT of the organization, मैं फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? बेटा इसको हम प्यार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो वी आर सेइंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EBIT विल रिमेन सेम अंडर द 3 ऑप्शंस। सोच के देखो बेटा, पैसा कहीं से भी आए, किसी भी कॉम्बिनेशन से आए, हमने अभी देखा अपना लगाया, लोन पे लिया, जो मर्जी करा, आप क्लास में आ रहे हो दैट्स फाइन। यस और नो? तो बेटा पैसा कहीं से भी आए, किसी भी सोर्स से आए, क्या मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आएगा? नो सर, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स ऑफ कैपिटल, रादर इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। यस और नो? सो बेटा ये पहला कॉन्सेप्ट समझ आया कि EBIT चाहे जितने मर्जी मल्टीपल ऑप्शन आ जाएं विल रिमेन सेम, बट सेम फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपिटल। अगर मैंने कैपिटल का लेवल बढ़ाया तो बेटा ऑब्वियसली EBIT इज गोइंग टू चेंज। पहले पॉइंट समझ आया? वो कैसे चेंज होगा, क्या होगा, वो भी थोड़ी देर बात करते हैं। पहले बेटा ये स्टेप क्लियर है। अब EBIT में से कंपनी सबसे पहले क्या पे कर देगी बेटा? तो ये कंपनी ने अपना इंटरेस्ट पे कर दिया, वॉट एवर दैट कम्स आउट। तो बताइए EBIT में से इंटरेस्ट जाएगा तो बचेगा क्या? लो बेटा ये बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या पे होता है? टैक्स। तो बेटा ये हमने टैक्स पे कर दिया। फिर क्या आ जाता है बताओ? ये सब हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था लिवरेज में, आपको मैंने पूरी इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा। तो EAT हमारे पास आ गया, ये बेटा तीनों केसेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर इसमें से क्या पे होगा? वेरी गुड, वी हैव टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड आउट ऑफ इट, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे हो गया। बेटा इसके बाद क्या बच जाएगा? EAE दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। फिर इसको किससे डिवाइड कर दोगे? परफेक्ट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा बेटा? EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर। पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अब सुनो एक और टर्मिनोलॉजी बेटा, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं एक टर्मिनोलॉजी। देखिए हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं PE रेशो। नाम है बेटा इसका PE रेशो। PE रेशो का मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो। फिर से पढ़ो, प्राइस अर्निंग रेशो। इसका मतलब बेटा इट इज अ रेशो बिटवीन प्राइस एंड द अर्निंग ऑफ द शेयर्स। यस और नो? सो बताइए, प्राइस स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, अर्निंग स्टैंड्स फॉर EPS। पहले बेटा पॉइंट समझ आया? तो यानी कि ये मार्केट प्राइस और EPS का रेशियो है। ये बेटा हमें पास्ट ट्रेंड से पता चल जाएगा व्हाट इज द PE रेशियो ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द लास्ट MPS एंड EPS वी हैव। यस और नो? सो अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे EPS पता है, मुझे PE रेशियो लास्ट का पता है, तो अप्रोक्सीमेटली कैन आई फाइंड माई MPS? कैसे बेटा? PE रेशियो विल गेट मल्टीप्लाइड विथ
बेटा यहां से ये थ्योरेटिकल एमपीएस निकल के आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा एमपीएस? थ्योरेटिकल, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पीई रेशियो। वी आर सेइंग पीई रेशियो एज्यूमिंग विल रिमेन सेम। तो बेटा यहां पर कौन सी वैल्यू निकलेगी? थ्योरेटिकल। ईपीएस हम निकाल चुके हैं, अब हम इसको पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा आप बताइए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? सर समझ आ गई पहले बात? और हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उस ऑप्शन के साथ डिसीजन लेंगे जहां पर मेरा एमपीएस क्या हो जाए? मैक्सिमाइज। पहले बेटा फंडा समझ आ गया सारा का सारा ये? एवरीवन हैव यू गॉट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट? बेटा करने क्या जा रहे हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया कैपिटल स्ट्रक्चर में करना क्या है, पैसा कौन से सोर्स से कितना, वो कैसे डिसाइड होगा। हमने कहा ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ में दो कंपोनेंट, डिविडेंड और कैपिटल। हमने कहा डिविडेंड तो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, सो जस्ट इग्नोर फॉर दिस चैप्टर। सो वी हैव कैपिटल. Capital will be maximized only when price maximizes. Price here stands for MPS. So the ultimate objective of this chapter will become that you have to maximize the MPS, and for that whichever option gives you the maximum MPS, you have to go by that option. So बेटा हमने कहा ये हमारे पास तीन सोर्सेज हैं, इन तीनों सोर्स से हमने पैसा रेस करा, तो EBIT आएगा, we will pay interest, tax, dividend वगैरह whatever it is. We will have EPS, then multiplied with P ratio you will have MPS. Any doubt till this stage? पहले बेटा यहां तक कोई डाउट है? बोलो जी बोलो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले पूरा? एवरीवन कोई डाउट बेटा किसी को? पक्का? देखो जी आज आपकी मेहनत ज्यादा है, मेरी मेहनत कम है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। आज आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं रादर देन मी। मैं तो करवाऊंगा ही क्वेश्चन, बट आपकी मेहनत ज्यादा है मेरे से भी, राइट? मेरा काम यहां पर आकर खत्म हो जाएगा, मैंने बस इसका फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट समझाना है, इसके बाद बेटा आप ही को ज्यादातर मेहनत करनी है। हाँ जी ठीक है, चलिए बेटा यहां तक कोई डाउट पहले? बोलो जी बोलो। एवरीवन पक्का? चलो अब हम पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, मैं आपको सारी नोटिंग करवा देता हूं, फिर उसके बाद आप ये परफॉर्मा नोट करना बेटा, और ये पहले मैं ऊपर वाला प्रॉपर वे में इंग्लिश में नोट करवा देता हूं आपको, हाँ इंग्लिश, और फिर आप ये वाला पार्ट नोट करना, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट डाउन अ हेडिंग कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी लिखिए बेटा, लिखिए कैपिटल इन अ बिजनेस, लिखना शुरू करिए बेटा। कैपिटल इन अ बिजनेस कैन बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कैपिटल इन अ बिजनेस can be raised from various sources such as equity, comma debt, comma preference etc. such as equity, comma debt, comma preference etc. ठीक है बेटा, आगे लिखिए। we would recommend to raise funds from the particular sources in such a manner so that the MPS ब्रैकेट में और EPS ब्रैकेट क्लोज is maximized which is consistent with the wealth maximization objective of financial management, which is consistent with the wealth maximization objective of financial management. बेटा पहले ये समझ में आया मैंने क्या लिखवाया आपको? मैंने लिखवाया है हम वो ऑप्शन रिकमेंड करेंगे जहां पर हमारा एमपीएस मैक्सिमम हो जाए,
बिकॉज वो हमारा कंसिस्टेंट है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. गॉट इट. अच्छा एक बात बताओ, अगर एमपीएस है, हमने कहा एमपीएस मैक्सिमाइज करेंगे, मान लो क्वेश्चन में पीई रेशो नहीं गिवन, यू आर नॉट गिवन विद पीई रेशो, तो बेटा इसका मतलब, तो बेटा हम एमपीएस की जगह किसको मैक्सिमाइज करेंगे? पहले पॉइंट समझ आ गया. आइदर एमपीएस, प्रेफरेंस इज एमपीएस. अगर एमपीएस ना मिल सके इन एनी केस तो बेटा देन विल गो फॉर ईपीएस. गॉट इट. सो जस्ट नोट डाउन दिस परफॉर्मा फटाफट, जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लो इस परफॉर्मा को फटाफट. हाँ जी बेटा, क्या आप नोट कर चुके हैं यहां तक? हेलो एवरीवन, एवरीवन बोलो बेटा बोलो. एवरीवन डन विद दिस? हेलो, ऑल डन, ऑल डन. कर दूं बेटा, चेंज कर दूं? हाँ जी कर दूं बेटा स्लाइड चेंज एवरीवन. चलो बेटा, अब इसके बाद आप अपने रजिस्टर में लिखिए पॉइंट टू रिमेंबर, PTR. हेडिंग डाल दीजिए बेटा पॉइंट टू रिमेंबर PTR. लिखिए पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले. पॉइंट नंबर 1 बेटा अभी हमने डिस्कस करा था, आपको याद है? हमने डिस्कस करा था अबाउट EBIT. हमने लिखा था EBIT इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ कैपिटल, यस और नो? EBIT डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच कैपिटल हैज बीन रेज्ड, यस और नो? तो लिखिए बेटा, लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 1, EBIT does not depend, EBIT does not depend upon the, does not depend upon the, किस पे? Upon the source from which capital has been raised. EBIT does not depend upon the source of capital from which it has been raised. Full stop. It means EBIT will remain same, EBIT will remain same for a particular level of capital employed. EBIT will remain same for a particular level of capital employed irrespective of the capital structure, irrespective of the capital structure. ठीक है जी एवरीवन. चलो सुनिएगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक PTR नंबर 2 भी है, वो मैं आपको करवाता हूं बाय स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. पहले हम क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं. आफ्टर रीडिंग इट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन विल राइट द PTR एंड देन सॉल्व. सो आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर. हाँ जी बेटा करें स्टार्ट. हेलो इधर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी करें स्टार्ट बेटा. हेलो प्लीज इधर देखिए. देखिए बेटा, भास्कर मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, फेस वैल्यू 100. टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, कंपनी विशेस टू रेज 3 लाख एंड इज हैविंग फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव सोर्सेज टू रेज द फंड. बेटा बताओ अभी पैसा कितना लगा हुआ है? 5 लाख. सारा पैसा इक्विटी से और एक्स्ट्रा कितना चाहिए? सो बेटा आप बताओ टोटल कैपिटल हो कितनी जाएगी? 8 लाख. 4 ऑप्शंस अवेलेबल है. प्लान ए फुल मनी फ्रॉम इक्विटी, प्लान बी 1 लाख इक्विटी 2 लाख बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट 10%, प्लान सी फुल मनी फ्रॉम बोरोइंग एट 10% पर एनम. आगे देखो बेटा प्लान डी बताइए 1 लाख इन इक्विटी एंड 2 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर एट 8% पर एनम. बेटा 4 ऑप्शन है कंपनी के पास. आगे company is having present EBIT of 1,50,000, corporate tax rate 50, suggest a suitable plan
ऑफ द अबव 4 प्लान्स टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स। पहले बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब आप इधर देखिए क्या आपको करना है। पहले इधर बहुत ध्यान से समझेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन मैं ही आपको करवा रहा हूं, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? यू हैव टू पे कॉन्सेंट्रेशन हियर। चलिए बेटा इधर देखिए, मैं कुछ कुछ डेटा पूछता हूं पहले आपसे। बेटा बताइए एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है कंपनी की? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 5 लाख। बेटा न्यू कितना आ रहा है? 3 लाख। सो बताइए न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? बेटा इट विल बी 5 लाख अभी है, 3 लाख और तो टोटल कितना? पहले ये पॉइंट समझ आ रहा है आप सबको? यस और नो? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैं अगर बिजनेस में या कोई भी पर्सन बिजनेस में एक्स्ट्रा फंड्स इन्वॉल्व करेगा, बेटा कितने एक्स्ट्रा डाल दिए? 3 लाख। तो बताओ क्या उस पे वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहेगा या वो क्या चाहेगा? नहीं, रिटर्न सब कुछ सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लो पैसे। बोलो बेटा, फॉर एक्स्ट्रा मनी पुट इन द पर्सन विल रिक्वायर एक्स्ट्रा रिटर्न, यस और नो? सो बेटा अब ये 3 लाख कितना कमाएगा, हाउ डू वी डिसाइड? तो बेटा यहां पर एक assumption आती है, हम ये मान के चलेंगे, वी विल एज्यूम whatever has been earned on the existing fund will be continuing to remain same. दूसरे वर्ड्स में the rate of return on the existing funds will be kept same on the new funds also. So that means बेटा हम यहां पर कंपनी का निकालते हैं न्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,50,000 कंपनी अर्न्स, ये कमाती है ऑन अ कैपिटल बेस ऑफ। सो बेटा ये 1 रुपी के लिए आ गया। नाउ वी रिक्वायर फॉर, पहले बेटा ये पॉइंट समझ आ गया आप सबको? इट्स 2,40,000। ये बेटा पॉइंट समझ आया पहले सबको? बोलो जी बोलो एवरीवन। सो बेटा हियर दिस इज योर सेकेंड एजम्पशन। राइट डाउन बेटा पीटीआर नंबर 2, राइट डाउन, जो भी मैं आपको पीटीआर 2 की बात कर रहा था। पीटीआर 2 बेटा इन दिस वी, इधर सुन लो, in this we assume that the rate of return on capital employed will remain same. ये existing rate of return था बेटा, न्यू पर भी सेम चलेगा और टोटल बन जाएगा। गॉट इट? तो लिखिए बेटा पॉइंट नंबर 2, unless otherwise provided comma it is assumed that rate of return on capital employed will remain same। बेटा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट क्या रहने वाला है? सेम। आई होप पहले बात समझ आ गई है आप सबको। तो बेटा अब हम कितने ऑप्शन दिए थे बेटा क्वेश्चन में? 4। फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस वी विल कैलकुलेट द मार्केट प्राइस और द अर्निंग पर शेयर व्हाट एवर डेटा इज अवेलेबल। तो बेटा अब इसके लिए हम बना देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस, क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पीई रेशियो गिवन नहीं है, तो बेटा वी हैव टू कंप्यूट टिल ईपीएस ओनली। अब आप बताइए बेटा क्या क्या ऑप्शन थे? प्लान ए क्या था? फुल मनी फ्रॉम इक्विटी। बेटा पैसा कितना रेस करना है? 3 लाख। तो आप चढ़ेगा बेटा 8 बोलोगे तो इट्स 3 लाख। न्यू फंड्स तो 3 है, एग्जिस्टिंग थे बेटा 5, तो इक्विटी से ले लो बेटा यहां पर 3 लाख, यस और नो? एक ऑप्शन। प्लान बी क्या है? 1 लाख इक्विटी एंड 2 लाख डेट। तो बेटा इक्विटी से हो गया 1 लाख और डेट से हो गया 2 लाख। दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन वी हैव। व्हाट इज द थर्ड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन टोल्ड? प्लान सी, फुल मनी फ्रॉम डेट। तो बेटा डेट हो गया यहां पर पूरा का पूरा 3 लाख। प्लान डी बताओ बेटा? 1 लाख इक्विटी, 2 लाख पीएससी। पहले पॉइंट समझ आ गया आपको? सो दीज आर द 4 ऑप्शंस वी हैव, यस और नो? हेलो, क्लियर? तो बेटा बताइए सबसे पहले फिर से वही रूल, पैसा कहीं से भी आए बेटा ईबीआईटी विल रिमेन। तो ईबीआईटी हमारे पास सब में सेम रहेगा, तो बेटा दैट विल रिमेन सेम 2,40,000 इन ऑल द 4 केसेस।
सर समझ आ रहा है हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या बेटा? नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी 8 लाख की है। हमने बस यहां पर लिखा है जो एक्स्ट्रा फंड रेज हुआ उसका क्या सोर्स है। एग्जिस्टिंग 5 लाख तो है ही बेटा, वो तो सारा। गॉट इट? चलो जी, ईबीआईटी हमारे पास है। अब क्या माइनस होगा इसमें से? इंटरेस्ट। बताओ बेटा, यहां पर क्या इंटरेस्ट है बेटा? यहां पर यस सर। लोन कितना है? 2 लाख। इंटरेस्ट रेट वॉज, तो बेटा इंटरेस्ट वुड अमाउंट टू 20,000 रुपीज, यस और नो? अच्छा, सी में बताओ बेटा, इंटरेस्ट विल बिकम 30,000 और यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं। सो बेटा इसका टोटल करके क्या आ जाएगा बताओ हमारे पास? वी विल हैव ईबीटी। कितना हो जाएगा? 240, 220 और 210 एंड आई होप पहले ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको। फिर क्या माइनस कर दे? टैक्स का रेट बताओ। सो टैक्स इज एट द रेट ऑफ 50%। सो स्ट्रेट अवे 50% चार्ज कर दे बेटा। तो मैं सीधा ईएटी लिख दूं बेटा, 50% ही तो बचेगा। सो ईएटी विल बी 1,20,000, 1,10,000। अच्छा, इतनी मैथ्स आती है सबको बेटा? क्लियर है पहले यहां तक बेटा? फिर इसमें से क्या पे होगा? क्या इस केस में प्रेफरेंस है? क्या इस केस में है बेटा? सिर्फ यहां पर है। सो 2 लाख का 8% इज 16,000 का प्रेफरेंस। लो बेटा ये भी पे हो गया। क्या बचा हमारे पास बताओ जरा? 1,20,000, 1,10,000, 1,05,000 एंड 1 लाख। सर समझ आ गया पहले यहां तक? इसके बाद बेटा आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ। अब ध्यान से सुनना, ये एक एरिया है जहां पर मैक्सिमम बच्चे बेटा गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले तो हमारे पास एग्जिस्टिंग 5 लाख की कैपिटल है। बोलो बेटा बोलो, ध्यान से सुनना। दोस्त ने डाउट क्या पूछा था जो अभी 2 मिनट पहले पूछा था? इसने बोला, देखो बेटा कितना सही ऑब्जर्वेशन थी बच्चे की। कहता है सर आप यहां तो 3 लाख लिख रहे हो, यहां भी 3 लिख रहे हो, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, बट आप ईबीआईटी तो पूरे 8 लाख वाला ले रहे हो। तो मेरा आंसर था बेटा यहां आता पूरे 8 लाख वाला ही है। जनरली प्रेफरेंस में हम यहां पर जो लिखते हैं वो न्यू कैपिटल के एरिया लिखते हैं। एग्जिस्टिंग तो हमें पता ही है पहले से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ न्यू के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रही है। सो दैट्स व्हाई हम जनरली यहां पर न्यू लिखते हैं, तो एग्जिस्टिंग को नहीं लिखते। बट एग्जिस्टिंग है तो सही हमारे पास। बेटा बताओ एग्जिस्टिंग इक्विटी कितने की? 5 लाख और एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपी। तो बेटा इधर देखिए, 5 लाख डिवाइड बाय 100 हो गया सबसे पहले, प्लस वी आर रेजिंग 3 लाख न्यू। सो बेटा दिस वुड बी 3 लाख डिवाइड बाय, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो बेटा फेस वैल्यू पर ही इशू कर देंगे। तो ये टोटल शेयर्स आ गए हमारे पास 8,000। इधर देखते हैं, 5 लाख बाय 100 प्लस बेटा 1 लाख बाय 100, सो हियर कम 6,000। इधर बताओ 5 लाख बाय 100 प्लस 0, बेटा न्यू इक्विटी तो है ही नहीं यहां पर, एंड हियर इट विल बी 5 लाख बाय 100 प्लस। सर समझ आ गया है पहले? तो क्या अब आप इसको डिवाइड करके बेटा ईपीएस निकाल सकते हो? अच्छा आंसर बता रहे हो, बताओ बेटा बताओ, शाबाश बताओ। अच्छा ये बेटा होनहार बच्चे हैं, मैं भी, मेरे को भी आते बेटा, मेरी कैलकुलेशन भी फास्ट है, बहुत फास्ट है मेरी कैलकुलेशन, तुम्हें क्या पता। ठीक है बेटा, यहां तक पहले यहां तक समझ में आ गया। अब आप बताओ, हमने सारे ऑप्शंस की क्या निकाल ली? पीई रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, सो बेटा डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन ओनली। आप बताओ ईपीएस कौन से केस में सबसे ज्यादा है? प्लान सी। तो बेटा यहां पे लिख देंगे देयरफॉर रिकमेंडेड टू रेज फंड्स थ्रू प्लान सी। बेटा आप किसके थ्रू काम करना चाहोगे? प्लान सी के हिसाब से अपनी कैपिटल की फंडिंग रेज करोगे। पहले बेटा समझ में आया कैसे करना है, राइट? चलिए अब आपका काम बेटा सबसे फेवरेट काम,
कॉपी पेस्ट जल्दी करिए बेटा, करिए, हो जाए शुरू कॉपी पेस्ट करना इसे।